हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन फॉर लूप के बारे में। देखिए गाइस, फॉर लूप हुआ, आपका व्हाइल लूप हुआ, ये इस तरह के जो लूप्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। एंड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अदर लूप भी होते हैं, लाइक सी लैंग्वेज में जैसा कि आपका डू व्हाइल लूप भी होता है। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, जिस तरह के भी लूप आप यूज करते हैं तो उनका यूज है कि एग्जैक्टली यूज ये है कि जो भी टास्क हम रिपीटेडली करना चाहते हैं तो सेम कोड हम बार बार नहीं लिखना चाहते, इसलिए यूज करते हैं हम फॉर लूप। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, एग्जैक्टली में फॉर लूप होता क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के सिंटैक्स के बारे में। तो लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग to repeat actions without writing the same code multiple times. This makes the code shorter and more efficient. For example, instead of writing, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपने लिखा print1, आपने लिखा print2, print3, print4, print5 और उसके बाद मान लिया जाए यहाँ पर 1 लाख नंबर्स आपको प्रिंट करने थे। क्या आप इस टास्क को इस तरह से लिखते? बिल्कुल नहीं। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है कि आपको 1 लाख नंबर प्रिंट करके लिखने पड़ रहे हैं। तो यहां पर काम आता है आपका फॉर लूप। सेम टास्क बार बार हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम एक रेंज फंक्शन लगा के, रेंज फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो एक रेंज फंक्शन लगा के सेम कंसेप्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, आपके 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप के बारे में समझेंगे कि सिंटैक्स कैसे होता है फॉर लूप का। उसके बाद डिस्कस करेंगे इंडेंटेशन। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में भी इंडेंटेशन के बारे में देखा था, बट यहाँ पर भी एक बार डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं पास स्टेटमेंट, चौथा कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि एक लूप में लगाया जाता है, पांचवा है आपका ब्रेक जो भी एक लूप में लगता है, और एक है एल्स ब्लॉक जिसको हम फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो एक बार समझते हैं कंट्रोल फ्लो के बारे में कि फॉर लूप का कंट्रोल फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो फॉर लूप लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं आपके इटरेबल आइटम्स पे। अब इटरेबल आइटम क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ अभी फर्स्ट आइटम इन इटरेबल। इटरेबल वो आइटम्स होते हैं जिसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल है। अब इंडेक्सिंग किसमें पॉसिबल है? इंडेक्सिंग पॉसिबल है आपके लिस्ट में, टपल में, सेट में और आपके स्ट्रिंग्स में भी। स्ट्रिंग्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आई डू नॉट थिंक सो कि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि इंडेक्सिंग होता क्या है, स्लाइसिंग क्या होता है। तो यहाँ पर वो आइटम स्ट्रिंग्स भी एक इटरेबल आइटम होगा क्योंकि उसमें सिक्वेंशियल वे में आपका डेटा होता है। ओके, तो उन्हीं को बोलते हैं हम इटरेबल आइटम। तो क्या होता है कि आप जो लूप लगाते हैं एक ऐसे आइटम पे लगाते हैं जो कि एक इटरेबल हो। अब इटरेबल आइटम पे आपने फॉर लूप लगा दिया तो कंट्रोल फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहले इज दिस द लास्ट आइटम, तो आपका लूप क्या करेगा, फर्स्ट आइटम से शुरू करेगा और उस इटरेबल आइटम के नेक्स्ट आइटम तक जाएगा। तो पहला आइटम क्या होगा आपका 0 इंडेक्स पे, दूसरा आइटम सेकंड इंडेक्स पे, तीसरा आइटम थर्ड इंडेक्स पे। तो इस तरह से इंडेक्सिंग करता हुआ वो लास्ट तक जाएगा। तो जब तक कि लूप पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक कि वो लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाएगा, वो स्टॉप नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, तो फर्स्ट आइटम इन इटरेबल। ओके, अगर यस है तो लूप आपका एंड हो जाएगा, अगर नो है तो आपका लूप एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट आइटम पे इटरेट होता रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइटरेशन, और जिस आइटम पे ये लगाया जाएगा फॉर लूप उसको बोलते हैं हम इटरेबल आइटम। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। थोड़ा सा मोर क्लियर एक बार लिख के देखते हैं यहाँ पर लिस्ट एग्जैक्टली में कैसे काम करता है ये फॉर लूप। A for loop lets you repeat block of code multiple times. It's useful when you want to do something for every item in a list, string or other collection of item. तो collection of item भी कह सकते हैं हम इनको। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं for loop, और एक कीवर्ड है जो फॉर लूप को इनिशियलाइज करता है। दूसरा होता है हमारा आइटम, जो यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है गाइस, ये वाला जो आइटम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये कोई भी एक वेरिएबल है जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जो ये वैल्यू है 1 by 1 एक्सेस करेगा। तो ये वो आइटम, ये एक वेरिएबल है, आप आइटम लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा आई लिखा होता है, फॉर आई इन दिस। तो आई दिस इज ए वेरिएबल, आप इसकी जगह कुछ भी नाम दीजिए। उसके बाद आता है आपका इन। इन क्या है, यहाँ पर इन है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। जब भी किसी ट्रेबल आइटम में आप किसी एलिमेंट को देखना चाहते हैं तो उसको इन की हेल्प से हम देख सकते हैं।
कलेक्शन क्या है? वही इटरेबल आइटम कलेक्शन, सिक्वेंशियल जिसको मैं बोल रहा हूँ, या कलेक्शन में जिसको बोल रहा हूँ, या मैं इटरेबल आइटम जिसको बोल सकता हूँ उसमें। तो ये हमारा एक्सप्लेन हुआ। तो एक बार इसको डिटेल में समझते हैं जुपिटर नोटबुक में, और सारा का सारा कोड हम लिखेंगे। जो भी मैंने एजेंडा यहाँ पर डिस्कस किया है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर फोर लूप के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं फोर लूप? आपने लिखा फोर, ओके। फोर के बाद आपको क्या लिखना है? फोर कोई भी एक वेरिएबल आपको लेना है जिसमें वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। फोर आई इन, इन का मतलब गाइस उस इटरेबल पे ही आइटम लगाना है जो मेंबरशिप हमने भी बात की थी इसकी। फोर इन, आप सिंपल यहां पर लिख दीजिए पाइथन, पाइथन आपने लिखा और यहां पर आप लिखिए प्रिंट आई, ओके। तो ये जो है आपका एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होता है? आपका इटरेबल आइटम होता है। जब आप इसको प्रिंट करने जाओगे तो आपका आउटपुट इस तरह से मिलेगा। तो ये क्या करेगा? PYTHON, आपको सिंपली वन बाय वन इसको करके देगा। आप देख रहे हो कि भाई पाइथन एक तो एक साथ लिखा गया। गाइस ऐसा नहीं होता है, ये आइटम को वन बाय वन एक्सेस करता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है। आप एक इंपोर्ट टाइम करके मॉड्यूल होता है, टाइम में जाके आप यहाँ पर देखिए टाइम डॉट स्लीप। ये क्या कर रहा हूं मैं? टाइम डॉट स्लीप, इस सिस्टम को मैं 3 सेकंड के लिए स्लीप कर रहा हूं। हर बार ये स्लीप करेगा 3 सेकंड के लिए, उसके बाद इसको रन करेगा। तो आप देखोगे सबसे पहला जो आइटम आता है इसमें वो आता है पी, वापस से लूप फोर लूप पे जाता है, उसके बाद आता है यहाँ पर वाई, वापस से फोर वहां पर जाता है टी, फिर वापस से वहां पर जाता है एच, उसके बाद आप देखोगे ओ आएगा आपका, और उसके बाद आएगा आपका एन। तो ये क्या करता है फोर लूप? कोई भी ट्रेबल आइटम पे लगता है और उसके बाद आइटम को एक्सेस करके आपको दे देता है, ठीक है। मान लिया मुझे 5 नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। यहां पर लिखना है मुझे प्रिंट 1, आप फिर वापस से प्रिंट 2 लिखोगे, फिर वापस से प्रिंट यहां पर लिखोगे 3, प्रिंट 4 लिखोगे, फिर वापस से यहां पर प्रिंट 5 लिखोगे। अब आप कहोगे कि भाई आपने प्रिंट 1 2 3 4 5 इतने सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, और अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखोगे ये रन भी हो गया। 5 बार मैंने लिखा, 5 बार मेरा हो गया। मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में 1 मिलियन नंबर की रिक्वायरमेंट है। मान लिया एक एक्सेल शीट है जिसमें आपको ये नंबर्स भेजने हैं। तो आप अपने बारे में सोच के देखिए कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको लिखने के लिए। तो क्यों ना फोर लूप को यूज कर लिया जाए। अब फोर लूप को डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन, ओके। रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन क्या करता है? आपको सिग्नेचर में आपको दिखाता हूं। ये 3 चीजें लेता है। ये लेता है स्टार्ट, दूसरा लेता है आपका स्टॉप, और तीसरा लेता है ये आपका स्टेप, ओके। स्टार्ट स्टॉप स्टेप के बारे में हमने स्ट्रिंग्स में बिल्कुल अच्छे से समझा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। स्टार्ट क्या होता है? आपका स्टार्ट होता है जहां से आइटम आपको स्टार्ट करना है, ओके। रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, ओके। और कहां तक जाता है? जो इंडेक्स आप इसमें मेंशन करेंगे वहां तक। फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिखिए फोर आई इन रेंज, और पहले स्टार्ट स्टॉप स्टेप से लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिख के देखते हैं। तो पहले मैं कह रहा हूं कि 0 से स्टार्ट करना है, और कहां तक जाना है? 10 और 1 के स्टेप से जाना है। 0 10 1, और यहां पर हम कॉलन लगाएंगे और एंटर करेंगे, लिखेंगे यहां पर प्रिंट आई। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आइटम हमने जो वेरिएबल यहाँ पर लिया है, सेम वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ये हमेशा इंडेक्स जो होता है आपका 10, ये हमेशा 1 कम चलता है, क्योंकि 1 तो कम नहीं चल रहा, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 तक चलेगा 10 टाइम्स ही, ओके। बट वो क्या करेगा? आपको 9 को प्रिंट करके नहीं देगा, सिंपल वो, सॉरी 10 को प्रिंट करके नहीं देगा, ये आपको 9 तक ही प्रिंट करके देगा। अब आपको स्टेप चेंज कर देना है इसमें। अगर मैं चाहूं कि स्टेप 2 कर दो इसमें, तो ये क्या करेगा? 2 के स्टेप से चलेगा। सबसे पहले क्या हुआ? 0 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद कहां पे जाएगा? 4 पे जाएगा, 4 के बाद 6 पे जाएगा, 6 के बाद 8 पे जाएगा। अगर हम इसमें 3 स्टेप कर देंगे तो 0 जाएगा, 0 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 6 जाएगा, और 6 के बाद 9 जाएगा। तो अब यहां पर अगर मैं इसको कर दूं 1, तो ये क्या करेगा? अब 1 से स्टार्ट करेगा इसको, 1 के बाद +3 4, +3 7, क्योंकि इंडेक्स हमारी 10 पर खत्म हो जाती है, तो ये 9 तक ही चलता है, इसलिए हमारा नेक्स्ट नंबर नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे 11 करेंगे तो आप देखोगे मुझे 10 भी यहाँ पर
मिल जाएगा। तो रेंज फंक्शन आपका इस तरह काम करता है। अब डायरेक्टली अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते कि भाई स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है इसमें, सिंपल अगर आप 10 लिखोगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलेंगी। बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, स्टार्ट को ले लेगा 0, स्टेप को ले लेगा 1 और स्टॉप वैल्यू आप उसमें मेंशन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेंज फंक्शन आपका काम करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पास कीवर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पास कीवर्ड फॉर आई इन, यहां पर कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट इक्वल्स टू, और लिस्ट में कुछ आइटम रहेंगे लाइक मेरा नाम रोहित, उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें माई एसक्यूएल, उसके बाद एक आइटम और ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 के बाद इसमें ले लेते हैं 44, 40 के बाद एक फ्लोट आइटम ले लेते हैं 4.5, और यहाँ पर हम लिखते हैं 4 आइटम ले लेते हैं इसको, 4 आइटम इन लिस्ट। मैं इसको लिस्ट 1 कर देता हूँ क्योंकि गाइस लिस्ट ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड वर्ड है इसमें पाइथन में, तो लिस्ट 1 ले लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 की जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट आइटम। तो आप देखोगे सबसे पहले आइटम क्या है, रोहित, उसके बाद माई सीक्वल, उसके बाद 1, उसके बाद 44, उसके बाद 4.5 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया। बट समटाइम्स आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम तो लिखना हमने शुरू कर दिया बट इसको इंप्लीमेंट हम बाद में करेंगे, तो उस केस में हम यूज करते हैं पास कीवर्ड। अगर आप यहाँ पे कोई आइटम नहीं लिखते हैं तो ये क्या कहेगा कि इनकम्प्लीट इनपुट, आप इस तरह से इसको सिंटेक्स एरर नहीं छोड़ सकते। बेशक आप कुछ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट फिनिश्ड माई वर्क इज डन, आपने कोई यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रखा है, वो चाहते हैं कि आप रन हो, बट अगर आप इस तरह से रन करने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक। इंटेंडेड ब्लॉक अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको इंप्लीमेंट बाद में करूंगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको पास कर सकते हैं। भाई एरर मत दीजिए, आप इसको पास कर दीजिए, बाकी के स्टेटमेंट जो है वो मैं चेक करना चाहता हूं तो उसको रन कर दीजिए। तो सिंपल टू फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक हम इसमें फॉर लूप यूज करते हैं, दैट्स इट। आपका ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा और यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। तो गाइस ये काम होता है आपके पास कीवर्ड का। अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ओके, तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी हम लूप को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा लूप एंड तक चले, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाली लिस्ट में कि भाई ये जो लूप है मेरा 1 पे जाके एंड हो जाए, जहां पर भी इस लूप में 1 मिल जाए या माई सीक्वल जो भी आप इसको करना चाहते हैं वो मिले और उसके बाद मेरा लूप टर्मिनेट हो जाए, तो आप यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं 4 आइटम इन लिस्ट 1 मैंने स्टार्ट किया, और लिस्ट 1 के अंदर अगर हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट आइटम करते जाएंगे तो क्या होगा, सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे जैसा कि है। मैं चाहता हूं कि माई सीक्वल जैसे ही मिले उसे, तो मेरा लूप क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहां पर हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट, इफ आइटम इक्वल्स टू माई एसक्यूएल, लूप क्या हो जाना चाहिए मेरा, ब्रेक हो जाना चाहिए। ओके, एल्स आइटम जो है वो मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फॉर लूप जब चलेगा मेरा, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, इफ आइटम इक्वल्स टू माई सीक्वल और ब्रेक हो जाए। ठीक है, बट आप देखोगे मैंने आइटम कहाँ पे ब्रेक किया है, जब माई सीक्वल मेरा पहले ही मिल जाएगा और मेरा वो ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रिंट जो आइटम है वो प्रिंट नहीं होगा। तो एक बार इसको देखते हैं। तो आपने देखा रोहित प्रिंट हुआ लेकिन मेरा जो माई सीक्वल है वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड टाइम में ही उसे माई सीक्वल मिल गया, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ इस आइटम को प्रिंट करने के बजाय आप इस आइटम को प्रिंट कर देंगे ऊपर कि भाई 4 आइटम इन लिस्ट 1। तो पहला आइटम क्या है, रोहित, वो प्रिंट होगा। यहाँ से इस आइटम को हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के बाद क्या होगा कि भाई इफ यहाँ पर है कंडीशन जब ट्रू होगी तभी वो ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देखो पहले रोहित प्रिंट हुआ मेरा, उसके बाद माई सीक्वल प्रिंट हुआ, माई सीक्वल के बाद जब मेरे 1 की बारी आई, ठीक है, 1 में जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आइटम इक्वल्स टू माई सीक्वल आपने लिख दिया है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, तो व्हेनेवर वी वांट टू टर्मिनेट द लूप इंटायरली, तो यहाँ पर लूप क्या हो रहा है, इंटायरली टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट।
तो अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करता है हमारा? कंटिन्यू स्टेटमेंट करता है किसी भी आइटरेशन को स्किप। हम चाहते हैं कि भाई ये वाला जो आइटरेशन है वो स्किप हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लूप कहां पहुंच जाना चाहिए? 4 कीवर्ड के पास। इसका मतलब क्या है कि बिगिनिंग में वो पहुंच जाना चाहिए। तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर मेरा पास एक फॉर लूप है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये लिस्ट है मेरे। अब इस लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि जो मेरा वन आइटम है वो क्या करना चाहिए, मुझे स्किप हो जाना चाहिए, वन प्रिंट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे प्रिंट होने चाहिए। ब्रेक में क्या हो रहा था? ब्रेक में हो रहा था कि जैसे ही माई सीक्वल आए वो टर्मिनेट हो जाए, बट मैं चाहता हूं माई सीक्वल मेरा प्रिंट ना हो, बाकी की सारा लूप चलते रहना चाहिए। तो इसीलिए हम यूज करते हैं स्किप आइटरेशन। तो यहां पर लिखिए फोर आइटम इन लिस्ट वन। हम कह सकते हैं इफ आइटम इक्वल्स टू माई सीक्वल। क्या करना है आपको? कंटिन्यू करना है। इस कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आइटम इक्वल्स टू माई सीक्वल होगा, कंटिन्यू सीधा आपको यहां पर पहुंचना है, ठीक है, सीधा इस लाइन पर पहुंचना है, फॉर लूप में पहुंचना है और नेक्स्ट आइटरेशन पे काम करना है। एल्स एल्स क्या करना है? एल्स प्रिंट आइटम। तो एक बार वापस से समझाता हूं एक बार। फॉर लूप है, यहाँ पर फॉर लूप आपने चलाया इस वाली लिस्ट के ऊपर, उसके बाद लूप यहां पर आया इफ आइटम इक्वल्स टू माई सीक्वल। तो आप देखोगे यहां पर आइटम जो है क्या है? रोहित है। रोहित इस आइटम के इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा? कंटिन्यू कर देगा। एल्स एल्स क्या है? इक्वल्स टू प्रिंट आइटम। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट चलेगा। ये हमने एक स्टेटमेंट के बारे में जाना था तब। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं आपको। तो आप देखोगे रोहित प्रिंट हुआ, उसके बाद माई सीक्वल मेरा स्किप हो गया, 1 प्रिंट हुआ, 44 प्रिंट हुआ, 4.5 प्रिंट हुआ। तो यही होता है हमारे कंटिन्यूअस का काम। तो एक बार समराइज करता हूं, पास स्टेटमेंट क्या होता है आपका? टू फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है आपका? टू टर्मिनेट द लूप इंटायरली, बिल्कुल फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है आपका? जो आपका करंट आइटरेशन है उसको स्टॉप करने के लिए। तो कंटिन्यू से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कंटिन्यू का काम बस इतना होता है, जहां भी उसको कंटिन्यू कीवर्ड मिलेगा वो सीधा आपके फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन जो शुरू में वहां से लाइन लिखी हुई है आपने, उस पार्ट पर पहुंचेगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो बचता है गाइस, वो बचता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? हमने नेस्टेड फॉर लूप के नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, तो नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होगा भाई? इफ के अंदर इफ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। अब फॉर लूप के अंदर भी हमारा एक फॉर लूप है, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप। तो बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप क्या आता है? एक तो पैटर्न्स होते हैं जो उनको प्रिंट करने के काम आता है, और दूसरा अगर आपका डेटा किस तरह का हो? मल्टी डायमेंशन लिस्ट में हो। मान ली 2 डायमेंशन लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के भी अंदर लिस्ट है, तो उस केस में हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर एक लिस्ट है मेरे पास, ये वाला एम्प्लॉय नेम्स के नाम से, ठीक है। इस पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ओके। ये एक लिस्ट है मेरे पास, ओके। तो आप देखोगे ये एम्प्लॉय के नेम्स हैं, जो उनका पहला है वो फर्स्ट नेम है और दूसरा जो है वो उनका लास्ट नेम है। ये भी उनका फर्स्ट नेम है और ये उनका लास्ट नेम है। ये उनका फर्स्ट नेम है, ये उनका लास्ट नेम है, ओके। एक बार इसको रन कर देता हूं, एम्प्लॉय नेम्स में लिस्ट आ गया। अगर आप इस पर डायरेक्ट फॉर लूप लगाओगे तो क्या होगा? फॉर नेम इन एम्प्लॉय नेम्स। अगर आप इसमें प्रिंट नेम करोगे तो आपको नेम नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी जो कि आपकी एक नेस्टेड लिस्ट है। ये भी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है। आप देखो 2 ब्रैकेट्स क्लोज हुए। अगर इस ब्रैकेट्स को मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पहुंचा दूं, तो अंदर वाले ब्रैकेट्स जो है वो एक लिस्ट को कंटेन करते हैं। ये एक यहाँ से लिस्ट है, ये भी यहाँ तक एक लिस्ट है, ये भी यहाँ तक एक लिस्ट है, ये भी एक यहाँ तक एक लिस्ट है।
तो इस केस में हमें यूज करना है नेस्टेड फॉर लूप। हमें सभी नाम इसमें से बाहर निकालने हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी नाम एक एक करके चाहिए, तो आप क्या करोगे, फॉर सिंगल नेम, सिंगल अंडरस्कोर नेम इन नेम, ओके, प्रिंट नेम, सिंगल नेम। एक बार कोड को समझते हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है फॉर नेम इन एम्प्लॉय नेम। तो पहली बार में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, एक लिस्ट आ रही थी रिटर्न होके। तो मैंने क्या किया, उस लिस्ट पर भी एक फॉर लूप लगा दिया। तो फॉर सिंगल नेम इन नेम, जो ये यहां से नेम की लिस्ट आ रही थी, ये मैंने क्या कर दिया, वापस से इसी लिस्ट पर एक फॉर लूप लगा दिया, यहां पर सिंगल नेम के नाम का वेरिएबल यूज करके। ओके, तो उसके बाद क्या किया, इस वेरिएबल को यहां पर प्रिंट कर दिया। तो एक बार रन करेंगे इसके, तो आप देखोगे आरव शर्मा, विहान पटेल, तो ये क्या हुआ, मेरे जो सारे के सारे आइटम्स थे वो सारे एक ही बार में प्रिंट हो गए। तो नेस्टेड फॉर लूप इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो गाइस फॉर लूप में इतना ही होता है। और जो सॉरी, एक लास्ट पार्ट में भूल गया यहाँ पर, जो है मेरा फॉर विद एल्स ब्लॉक। यहाँ पर कोई फंक्शन लिखिए, फॉर आई इन रेंज, मैं कहता हूं आपको क्या करना है, 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, प्रिंट आई। ओके, तो अगर मैं चाहता हूं यहां पर एल्स ब्लॉक यूज करना, एल्स, ओके, एल्स मैं लिखता हूं यहां पे प्रिंट लूप लूप कंप्लीटेड। तो आप देखोगे लूप कंप्लीट भी मेरा प्रिंट हुआ है। ओके, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप चाहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा फॉर लूप अच्छे से फिनिश हो, तो आप चाहते हैं उसके साथ एक एल्स ब्लॉक चलाना, जिसमें क्या होगा, आपका लूप जो है वो फिनिश हो जाए। बट अगर आपने इस लूप को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर दिया, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन लिख दिया, मैंने लिख दिया इफ आई इक्वल्स टू 6, तो क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना। ओके, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देते हैं हम, प्रिंट यहां पर प्रिंट आई। तो आप देखोगे 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ और 5 प्रिंट हुआ। जैसे ही i इक्वल्स टू 6 हुआ, तो उसने क्या किया, लूप को यहां पर टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करने के बाद उसने क्या किया, एल्स ब्लॉक को प्रिंट नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, लूप को प्रीमेच्योरली आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, पहले ही टर्मिनेट कर दिया है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, आपका एल्स पार्ट नहीं चलेगा। तो इसीलिए एल्स पार्ट आपका तभी चलता है जब आपका लूप कंप्लीटली फिनिश हो। ठीक है गाइस, तो फॉर लूप में इतना ही होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप का कोई यूज केस, जो आपका डेली लाइफ में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जिस केस में इसको यूज किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।